नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इजराइल हमास युद्ध में यूएनजीए की वोटिंग में भारत ने बनाई दूरी, विपक्ष ने उठाए सवाल। प्रियंका गांधी बोली, हैरान और शर्मिंदा हूं। शरद पवार और ओवैसी ने भी बोला हमला। अंग्रेजों के जमाने के बदलेंगे कानून, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। कहा, खत्म हो जाएंगे 3 एक्ट और आएंगे नए विधेयक। पर बदलाव पर विपक्ष ने शुरू कर दी घटिया राजनीति। दिल्ली में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी गई। आदेश पर एलजी दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने। डैमेज कंट्रोल में जुटे अरविंद केजरीवाल। महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी का अल्टीमेटम, 2 नवंबर को पेश होने का आदेश। पेशी से पहले महुआ मोइत्रा का बड़ा कबूलनामा। कतर में 8 भारतीयों को सजाए मौत पर मोदी सरकार एक्शन प्लान में जुटी। नेवी ऑफिसर्स के लिए किसी भी हद तक जा सकती है मोदी सरकार। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात यूएनजीए की वोटिंग में भारत की गैर मौजूदगी पर विपक्ष के सवाल की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया जिसमें इजराइल हमास युद्ध में तत्काल टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम की बात कही गई थी। भारत का कहना है कि इसमें हमास का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो वहीं भारत की इस गैर हाजिरी पर विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये काफी शर्मनाक है कि हमारा देश इस प्रस्ताव पर वोटिंग करने से गैर हाजिर रहा। तो वहीं शरद पवार ने कहा, इजराइल फिलिस्तीन मामले पर कंफ्यूज है मोदी सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार के इस कदम को हैरान करने वाला बताया है। मोदी सरकार के स्टैंड पर विपक्ष क्यों तिलमिला गया है? देखिए, मोदी सरकार नहीं, भारत के स्टैंड पे ये लोग अलग राग अलाप रहे हैं। भारत ने विरोध इसलिए किया कि ये जो प्रस्ताव जनरल असेंबली में लाया गया वो मुस्लिम देशों के द्वारा लाया गया, जिसमें गाजा के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं, जो हमला हो रहा है, उस पर इमीडिएट रोक लगाने की बात की गई। लेकिन ये रेजोल्यूशन ये अधूरा था। भारत ने इसलिए मना किया क्योंकि इस रेजोल्यूशन के अंदर हमास के द्वारा की गई बर्बरता का कोई जिक्र नहीं था। ये हमास के समर्थन में लाया गया एक रेजोल्यूशन था, इसलिए दुनिया के तमाम डेमोक्रेटिक देशों ने इसका विरोध किया, अब्स्टेन किया। अब अगर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी लग रही है प्रियंका वाड्रा को, शरद पवार को, ओवैसी को, तो सामने आकर के कहना चाहिए कि हमास ने जो वहां इजरायली नागरिकों के साथ बर्बरता की वो सही था। आप इस तरीके से आंख मिचौली नहीं कर सकते देश की जनता के सामने। हमास के पास और उसके कब्जे में अभी भी 220 बंधक बनाए हुए हैं, जिसमें बच्चियां हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बूढ़ी औरतें हैं। इस रेजोल्यूशन के अंदर उसको वापस करने की भी कोई बात नहीं थी, इसलिए यह एक प्रपंच, एक प्रोपेगेंडा था। दिक्कत क्या है कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति से नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को देखता है। प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार और हिंदुस्तान की सरकार ने सही फैसला लिया है, क्योंकि हमास जैसे संगठन इसको किसी भी तरीके से सामने से या पीछे से आप मदद नहीं कर सकते। और इसलिए ये जो मुसलमानों को भड़का के कि हाय हाय ये क्या हो रहा है गाजा के अंदर, मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, इस तरह की छलावा को विपक्ष इस्तेमाल करना चाह रहा है अपनी घटिया वोट बैंक राजनीति के लिए। लेकिन देश वोट बैंक की राजनीति पे नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट पे चलता है। हिंदुस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इसी में है कि हम आतंकवाद,
किसी भी रूप में हो उसका विरोध करें। जी, अब बात अगली खबर की। अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जल्द बदल सकते हैं। इनकी जगह पर 3 नए विधेयक लाए जाएंगे जो कि संसद में जल्द ही पारित होंगे। पर इस बिल को लेकर विपक्ष ने राजनीति भी शुरू कर दी है। दरअसल इस बिल को लेकर संसदीय समिति की बैठक हुई थी, लेकिन ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। कुछ विपक्षी सदस्यों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए समिति ने ड्राफ्ट पर और अध्ययन के लिए समय मांगा है। इस बिल पर अब विपक्ष क्यों राजनीति कर रहा है? देखिए, विपक्ष हर अच्छे काम को रोकना चाहता है। यह अंग्रेजों के जमाने का कानून अब तक चलता रहेगा। वह क्यों चलता रहेगा? वैसे भी आप देखिए कितना लुंज पुंज सिस्टम है। आप मर्डर कर लें, आपके पास पैसे हैं, आपके पास बड़े बड़े वकील को रखने का जज्बा है, उतना पॉकेट है आपके पास, तो आप बच के निकल जाएंगे। कभी आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। आप घोटालेबाज हैं, लेकिन आप बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के खरबपति वकीलों को हायर कर सकते हैं। आपका बाल बाका नहीं होगा, आपको कन्विक्शन भी हो जाएगा, फिर भी आप बाहर पॉलिटिकल रैली करते हुए नजर आएंगे। इस देश में कानून बदलने की अत्यंत ही जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि हमारा कानून जो है वो सड़ा गला है, लुंज पुंज तरीके से तैयार किया गया। अंग्रेजों के द्वारा लोगों के ऊपर शासन करने के लिए ये तमाम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेसियों ने उस अंग्रेजियत को कंटिन्यू रखा। अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि जो नया कानून आएगा वो नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा, रूल करने के लिए नहीं, बल्कि कानून नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए होते हैं, जो अब तक नहीं था। तो सरकार ये अच्छा काम कर रही है, विपक्ष को जो है मिर्ची लग रही है। जी, अगली खबर में बात अरविंद केजरीवाल की बढ़ती है एक और बड़ी मुसीबत की। दिल्ली में लगभग 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवाएं 1 नवंबर से समाप्त करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही उनके आजीविका संबंधी विषय पर भी चिंता जाहिर की है। एलजी ने निर्देश दिया है कि जितने भी वॉलंटियर्स को अपनी नौकरी खोनी पड़ रही है, उन सबको होमगार्ड्स के रूप में दोबारा अपॉइंट करने पर विचार किया जाना चाहिए। तो एक बार फिर से केजरीवाल और दिल्ली के एलजी आमने सामने आ गए हैं। क्या वॉलंटियर्स की बर्खास्तगी पर केजरीवाल फंस गए हैं? देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आपने पहले रखा ही क्यों? ये सिविल डिफेंस को आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया और किस तरह से अपॉइंटमेंट्स हुए, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। जिस किसी को भी देखो, आम आदमी पार्टी का कोई चट्टा बट्टा है, वो सिविल डिफेंस में चला जा रहा है, उसको सैलरी दे रहे हो, उसको आप जो है जिस काम के लिए सिविल डिफेंस की अवधारणा बनी थी उससे ठीक उलट केजरीवाल कर रहे थे। अब पैसे नहीं है, सब कुछ फ्री करोगे, सब कुछ ये करोगे, तो फिर कैसे इनको सैलरी दोगे? इसलिए उनको नौकरी से जाना जरूरी था। आपके पास कोई काम नहीं था, लेकिन आपने ये झांसा देकर के लोगों को रख लिया कि भाई ये नौकरी मिल गई, नौकरी लग गई, नौकरी। भाई कैसे आपने अपॉइंट किया, कैसे क्या हुआ, क्या क्राइटेरिया था, ये तमाम चीजें ये जांच का विषय है। केजरीवाल इसलिए ये काम कर रहा है, इन लोगों को बर्खास्त कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि इस घोटाले में वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार फंसेगी। अब ये हाथ फैला रहे, भाई होमगार्ड बना लो। भाई होमगार्ड बनाने का तरीका है, होमगार्ड ऐसे नहीं बन जाते। उसका ऐसा थोड़ी है कि भाई आपको कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के चक्कर में आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आप सिविल डिफेंस में चले गए, आपको मार्शल बना दिया गया, आपको जो बनाया सो कर दिया, और उसके बाद चूंकि आपकी नीति ऐसी है कि सरकार का खजाना खाली हो गया, आपके पास पैसे नहीं बचे हैं, तो अब इस तरह का नौटंकी आप करेंगे। ये जो पूरा सिविल डिफेंस का जो मसला है, इसके ऊपर जांच की आवश्यकता है। एक एक शख्स को किस काम के लिए लगाया गया है। भाई सिविल डिफेंस का काम दफ्तर में बैठ करके वहां पे फाइलें, माने डेस्क जॉब करने का, ये सिविल डिफेंस का कौन से कानून के तहत केजरीवाल ने इन लोगों को उस जगह पे लगाया? तो ये तमाशा बंद होना चाहिए। केजरीवाल देखिए रंगा सियार है,
बारिश होते ही इसका असली स्वरूप सामने आ जाता है। अब यही लोग केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी, अब बात कैश फॉर क्वेरी कांड में फंसी महुआ मोइत्रा की, जिनको एथिक्स कमेटी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को ही पेश होने को कहा है। कमेटी ने यह भी कहा कि इस तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि पेशी से पहले महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने मित्र और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन पासवर्ड दिया था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने इसके बदले में कैश या महंगे गिफ्ट्स नहीं लिए हैं। 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा को अब पेश होना, लेकिन उससे पहले तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए, मुझे तो लगता है ऐसा शब्द का इस्तेमाल मैं करता हूं, लेकिन बहुत ही बदतमीज किस्म की महिला है। आप राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं अपने डिफेंस को तैयार करने के लिए, और वहां एक सांसद को झारखंडी कुत्ता कहेंगे आप? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा? और ये इंडिया टुडे वाले, ये आज तक वाले इस तरह के इंटरव्यू को जाने देंगे? आप इस तरह का प्रपंच, इस तरह का प्रोपेगेंडा और इस तरह का झूठ, कोई कानून ही नहीं है कि लॉगिन पासवर्ड किसी को नहीं दिया। भाई लॉगिन पासवर्ड, वो पहला रूल का पहला नंबर में ही कहा गया कि भाई ये सीक्रेट है, आप उसको बांटेंगे तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। और इंटरव्यू करते करते उन्होंने सारी जुर्म को जो है उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ हमने दिए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब मुंबई जाती थी तो गाड़ियां देता था हीरानंदानी, कभी वो दुबई से आता था तो लिपस्टिक लाता था, बताइए, आईलाइनर लाता था, और वो सारी बातें खुद ही मानते हुए चल रही हैं। भाई आप गिफ्ट क्यों लोगे किसी से? पर्सनल फ्रेंड है, पर्सनल फ्रेंड बचपन का, स्कूल का दोस्त है। क्या आप नेतागिरी में आई उसके बाद से आपकी दोस्ती हुई? वो व्यक्ति सामने आकर के एफिडेविट दे रहा है तो आपने कह दिया कि भाई उसके सिर के ऊपर गोली रिवॉल्वर रख दिया गया है, इसलिए बयान दिलवाया जा रहा है। दुनिया में सारे लोग बुरे हैं और सिर्फ महुआ मोइत्रा जो है वो गंगा नहा करके आई हुई है। ये इस तरह की दलीलें जो महुआ मोइत्रा की तरफ से दी जा रही है अत्यंत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा था कि मैं 5 तारीख को आ सकती हूं, उससे पहले नहीं आ सकती। इनको राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू देने का पूरा वक्त है, लेकिन संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत होने में इनको दिक्कत हो रहा है। इसीलिए पहले तो ये कंसिडर किया भी जा रहा था कि भाई ठीक है 5 तारीख को आइए, लेकिन अब 2 तारीख को किया गया है। इसका मतलब सदस्य जो कमेटी के जो लोग हैं, जो उसके चेयरमैन हैं, वो भी इनसे नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत और कतर के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए हैं जब से 8 भारतीय पूर्व नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। भारत सरकार भी काफी चिंतित है और कतर के साथ उसके रिश्ते भी कुछ तल्ख हो गए हैं। भारत एक्शन प्लान में जुटी हुई है। भारत के पास कई कानूनी विकल्प अभी खुले हुए हैं। अगर कतर अपने स्टैंड से झुकता नहीं है तो उसे स्थिति में भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जा सकता है, यानी कि न्याय मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। क्या कुछ भारत सरकार तैयारी कर रही है? देखिए, एक बात मैं बता दूं, वो सारे 8 जो एक्स नेवल ऑफिसर्स हैं वो भारत आएंगे कम वाट में। प्रधानमंत्री मोदी कतर के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए बहुत सारी चीजें पहले से वो कर चुके हैं। अब ये मसला क्यों आया, नहीं आया, ये धीरे धीरे इसकी तो जानकारी मिलेगी। कतर के अंदर किस तरह का कानून है, किस तरह, एक तो लीगल डिप्लोमेटिक, और लीगल डिप्लोमेटिक के अलावा एक और जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर चलता है उसको कहते हैं कि डंडे की भी भाषा होती है। ये हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है कि 8 के 8 इंडियंस, भारतीय जो वहां कारागार में बंद हैं, उनको वापस लाया जाए। अब इसके लिए डिप्लोमेसी भी काम होगा, उसमें लीगल तरीका भी अपनाया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, कतर हिंदुस्तान के साथ इस गुस्ताखी की कतर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।